आज सबसे पहले आपको यह बताना चाहते हैं कि गठबंधन की सरकारों में समर्थन की कीमत कितनी बड़ी होती है और जो छोटी पार्टियां सरकार बनाने के लिए सबसे बड़ी पार्टी को अपना पूरा समर्थन देती हैं, उन छोटी पार्टियों के समर्थन पत्र के नीचे बड़ी बड़ी कंपनियों के विज्ञापनों की तरह स्टार के साथ शर्तें लागू ऐसा लिखा होता है। और ये वही शर्तें होती हैं जिनमें विचारधारा का गोंद नहीं बल्कि सत्ता का गोंद लगा होता है। तो पूर्ण समर्थन जो मिल रहा है उसके नीचे स्टार के साथ यह भी लिखा है शर्तें लागू। यह समर्थन जो पूर्ण समर्थन है ये ऐसे ही नहीं मिल जाएगा, इसके लिए टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। आपने बहुत सारे विज्ञापनों में ऐसा देखा होगा। तो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ने भी अपने हस्ताक्षर के नीचे एक छोटी सी ये स्टार लगा दिया है, बिंदी लगा दी है और नीचे लिख दिया है शर्तें लागू। अब देखिए वो शर्तें क्या है। प्रधानमंत्री मोदी को नीतीश कुमार और नायडू ने सरकार बनाने के लिए अपना जो समर्थन पत्र दिया, उस समर्थन पत्र के नीचे स्टार के साथ ये बहुत सारी शर्तें लिखी हैं। एनडीए के घटक दलों की मांग है कि हर 4 सांसदों पर उन्हें एक मंत्रालय मिलना चाहिए। इस हिसाब से अगर जेडीयू के पास 12 सांसद हैं तो उसे 3 मंत्रालय मिलने चाहिए और टीडीपी के पास 16 सांसद हैं तो उसे 4 मंत्रालय मिलने चाहिए। चंद्रबाबू नायडू ने तो बीजेपी को अपनी एक पूरी विश लिस्ट सौंप दी है। इसमें उन्होंने लोकसभा के स्पीकर का पद और 5 से 6 बड़े और हैवी वेट मंत्रालयों की मांग की है। चंद्रबाबू नायडू चाहते हैं कि टीडीपी के 3 से 4 सांसदों को कैबिनेट मंत्री बनाया जाए और कम से कम 2 सांसदों को केंद्रीय राज्य मंत्री बनाया जाए। टीडीपी ने अपने पसंदीदा मंत्रालयों की एक सूची भी बीजेपी को दे दी है, ऐसा हमें सूत्रों से पता चला है, जिसमें वो सबसे ऊपर उन्होंने रखा है सड़क एवं परिवहन मंत्रालय। ये वित्त मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय के बाद मोदी सरकार का तीसरा सबसे बड़ा मंत्रालय है, जिसका बजट 2,80,000 करोड़ रुपए है। इसके अलावा नायडू ने ग्रामीण विकास मंत्रालय भी मांगा है, जो 7वां सबसे बड़ा मंत्रालय है और इसका बजट है 1,80,000 करोड़ रुपए। जिस स्वास्थ्य मंत्रालय का बजट 90,000 करोड़ रुपए है और जिस कृषि मंत्रालय का बजट 1,30,000 करोड़ रुपए है और जिस जल शक्ति मंत्रालय का बजट 98,000 करोड़ रुपए है और जिस शिक्षा मंत्रालय का बजट 1,20,000 करोड़ रुपए है, ऐसे सारे मंत्रालय चंद्रबाबू नायडू मोदी सरकार में लेना चाहते हैं। और चंद्रबाबू नायडू ये भी चाहते हैं कि सरकार में जिस वित्त मंत्रालय का बजट सबसे ज्यादा है उसमें टीडीपी के एक सांसद को केंद्रीय राज्य मंत्री की जिम्मेदारी मिलनी चाहिए। यानी वो ये भी चाहते हैं कि वित्त राज्य मंत्री उनकी पार्टी का सांसद होना चाहिए। अब वो वित्त मंत्रालय तो शायद नहीं मांग पाएंगे, लेकिन उसमें भी उन्हें एक राज्य मंत्री का पद चाहिए। और ये सारे मंत्रालय मांगने के बाद नायडू ये कहते हैं कि टीडीपी का एनडीए के साथ जो गठबंधन है वो अटूट है। इसी तरह नीतीश कुमार ने भी मोदी सरकार में जेडीयू के 3 कैबिनेट मंत्री बनाने की मांग की है, लेकिन उन्होंने अपने पसंदीदा मंत्रालयों की कोई सूची बीजेपी को अभी नहीं सौंपी है। लेकिन जेडीयू ने यह इशारा जरूर किया है कि वो क्या चाहते हैं। और इशारा उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में जेडीयू के पास कई बड़े मंत्रालय थे और अब भी बीजेपी वही सारे मंत्रालय जेडीयू को दे सकती है। यानी नीतीश कुमार क्या चाहते हैं? उन्हें रेल मंत्रालय, कृषि मंत्रालय और सड़क एवं परिवहन मंत्रालय चाहिए, जो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में जेडीयू के पास हुआ करते थे। तो वो कह रहे हैं कि वही जो हमारा अरेंजमेंट था वाजपेयी सरकार में, वैसा ही आप अभी लागू कर दीजिए। जेडीयू और टीडीपी के अलावा खबरें यह भी हैं कि चिराग पासवान को भी कम से कम 1 कैबिनेट मंत्री और 1 राज्य मंत्री का पद मिलने की उम्मीद है। हालांकि वो मांग नहीं रहे हैं कुछ भी अपने मुंह से, लेकिन उम्मीद तो हर किसी को होती है। एकनाथ शिंदे भी 2 से 3 मंत्रालय चाहते हैं और 1 सीट जीतने वाले जीतन राम मांझी भी मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। और इसीलिए हमने आपसे शुरू में कहा कि इस गठबंधन में इन पार्टियों के समर्थन पत्र के नीचे स्टार के साथ साफ साफ लिखा है शर्तें लागू। पिछली 2 सरकारों में प्रधानमंत्री मोदी ने कभी बड़े मंत्रालय अपने घटक दलों को नहीं सौंपे और प्रधानमंत्री मोदी की यह नीति रही है कि वो अपनी सरकार में एनडीए के घटक दलों को सिर्फ सांकेतिक प्रतिनिधित्व देते रहे हैं और जितने भी बड़े मंत्रालय रहे हैं वो सब बीजेपी ने अपने पास रखे। जैसे वर्ष 2014 में
दिवंगत नेता रामविलास पासवान को खाद्य एवं उपभोक्ता मंत्रालय दिया गया था। टीडीपी को मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में सिर्फ नागरिक उड्डयन मंत्रालय मिला। अकाली दल को भी पूर्व सरकारों में कोई बड़ा मंत्रालय नहीं दिया गया और यही बात जेडीयू के साथ भी हुई। वर्ष 2017 से 2022 के बीच जब नीतीश कुमार मोदी सरकार के साथ थे और उनकी पार्टी के पास 16 सांसद थे, तब भी बीजेपी ने उनके सिर्फ एक सांसद को सरकार में जगह दी थी और उन्हें इस्पात मंत्रालय दिया था। लेकिन अब जब जेडीयू के पास 16 नहीं बल्कि इस बार तो 12 ही सांसद बचे हैं, तब भी वही जेडीयू अब मोदी सरकार में 3 बड़े मंत्रालय मांग रही है, क्योंकि इस बार बीजेपी के पास पूर्ण बहुमत नहीं है और इसी को गठबंधन की राजनीति कहते हैं। पिछली 2 सरकारों में बीजेपी के पास पूर्ण बहुमत था, इसलिए वो जैसा चाहे वैसा कर सकती थी। जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है पोर्टफोलियो का, उन्होंने अपनी मर्जी से किया। लेकिन इस बार मुश्किल होगी। हमारे देश में राजनीति का जो ब्लैक एंड व्हाइट है, यानी उसके 2 ही रंग होते हैं राजनीति के, एक है सत्ता और एक है विपक्ष। सत्ता पक्ष और विपक्ष, बस, इसके अलावा कोई तीसरी चीज नहीं है। तो आप इसको यह समझ लीजिए कि जब सत्ता पक्ष में गठबंधन की कमजोर सरकारें आती हैं, तब विचारधारा, सिद्धांत, आदर्श और उसूल सब पीछे छूट जाते हैं। और गठबंधन की सरकारों में जिस गोंद से ये सारी पार्टियां आकर चिपक जाती हैं, वो गोंद विचारधारा का गोंद नहीं होता, सिद्धांतों का गोंद नहीं होता, वो होता है सत्ता का गोंद। ये विचारधारा, ये सिद्धांत, ये सब जनता के लिए होते हैं। ये सब नेता अपने अपने भाषणों में जनता के लिए बताते हैं कि हमारी ये विचारधारा है, हमारे ये सिद्धांत हैं, हमारी ये सोच है, हम ये हैं, हम वो हैं। लेकिन जब सत्ता की बारी आती है तो सिर्फ 2 ही चीजें होती हैं, सत्ता पक्ष या विपक्ष। यही 2 सच्चाई हैं। आप सत्ता पक्ष में हैं या आप विपक्ष में हैं। और उसके लिए सत्ता पक्ष में चिपकने के लिए ये पार्टियां विचारधारा और सिद्धांतों को यूं मिनटों में बदल देती है। अगर ये गोंद विचारधारा का होता तो शायद प्रधानमंत्री मोदी को तानाशाह कहने वाले चंद्रबाबू नायडू उनके साथ कभी ना बैठे होते, और ना ही सोनिया गांधी अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल के साथ एक मंच पर आती, जिन्हें अरविंद केजरीवाल कुछ साल पहले तक गिरफ्तार करके जेल में डालने की बात करते थे। ये सब कुछ सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि हमारे देश में सारी पार्टियां सत्ता के गोंद से चिपकी होती है। बस फर्क इतना होता है कि विपक्ष के घटक दल सत्ता के सपने को पूरा करने के लिए अपना गठबंधन बनाकर रखते हैं और सत्ता पक्ष के घटक दल सत्ता में बने रहने के लिए एक गठबंधन बनाकर रखते हैं। और जनता जो है वो विचारधारा के हिसाब से, सिद्धांत के हिसाब से इन पार्टियों को देखती है। लेकिन वो एक भूल है। अब आप ये देखिए कि प्रधानमंत्री मोदी की इस गठबंधन सरकार में क्या क्या ना हो पाएगा। नेता आपको ये तो बताते हैं कि वो क्या क्या करने वाले हैं, लेकिन आज हम आपको ये बताएंगे कि क्या क्या इस बार ना हो पाएगा। पहला, प्रधानमंत्री मोदी मुस्लिम आरक्षण को अब समाप्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार दोनों ही मुस्लिम आरक्षण का समर्थन करते हैं और चंद्रबाबू नायडू ने तो गारंटी दी है कि आंध्र प्रदेश में मुस्लिम आरक्षण जारी रहेगा। देखिए, विचारधारा के मामले में बिल्कुल 2 अलग नेता है। प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं मुस्लिम आरक्षण को समाप्त करेंगे, लेकिन नायडू कह रहे हैं कि मुस्लिम आरक्षण को जारी रखेंगे जब वो अपनी राज्य की पॉलिटिक्स में जाते हैं। तो दूसरा, अब यूनिफॉर्म सिविल कोड पर कानून शायद ना आ पाए, क्योंकि नीतीश कुमार शुरुआत से ही इसके खिलाफ रहे हैं, या फिर बीजेपी को इसके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तीसरा, एक देश एक चुनाव पर नीतीश कुमार बीजेपी के साथ हैं, लेकिन चंद्रबाबू नायडू के विरोध के कारण इस सरकार में 1 नेशन 1 इलेक्शन भी शायद अब ना हो पाए। चौथा, अब आप काशी और मथुरा में मंदिर का मुद्दा भी भूल ही जाइए, क्योंकि इन दोनों मुद्दों पर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू का मत बीजेपी के खिलाफ है। पांचवां, मोदी सरकार के पिछले कार्यकाल में आई योजनाओं पर भी एनडीए के घटक दल अब अपनी शर्तें लगा सकते हैं। जैसे आज जेडीयू ने कहा कि बीजेपी को अग्निवीर योजना की अब समीक्षा करनी चाहिए। इस सरकार को अग्निवीर योजना की समीक्षा करनी चाहिए, मतलब इसे खत्म कर देना चाहिए या फिर इसमें बड़े बदलाव करने चाहिए। अग्निवीर योजना, इसके अलावा यूनिफॉर्म सिविल कोड और इस तरह का कंटेंशन, एक राष्ट्र एक चुनाव, अब इन विषयों को लेकर जेडीयू का रुख क्या होगा? जस का तस है, लेकिन समन्वय बनाने का प्रयास करेंगे बजाय कन्फ्रंटेशन के। यूसीसी पर समर्थन होगा जेडीयू का? यूसीसी पर नीतीश कुमार जी ने चिट्ठी लिखी थी विधि आयोग के अध्यक्ष को, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम इसके खिलाफ नहीं हैं, लेकिन इसमें
व्यापक विचार विमर्श की आवश्यकता है। जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज हैं, सबके साथ मिल करके विचार विमर्श करके कोई यूनिफाइड फॉर्म निकालना चाहिए। अब हम आपको यह बताएंगे कि चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करने के बाद भी राहुल गांधी और अखिलेश यादव के अंदर विनम्रता क्यों नहीं आई है। देखिए, चुनाव के बाद जो बड़े बड़े नेता होते हैं, जो विरोधी भी होते हैं, वो एक दूसरे के प्रति अपनी कटुता को भुला देते हैं। चुनाव के बाद इन दोनों नेताओं को जो सफलता मिली है, सफलता के साथ विनम्रता बड़ी आवश्यक होती है, लेकिन सफलता के साथ अगर अहंकार आ जाए तो वो खतरनाक होता है। चुनाव के बाद उम्मीद ये थी कि ये दोनों नेता मीडिया से अपनी नाराजगी भुला देंगे और इन्हें मीडिया से नाराजगी भुला देनी चाहिए थी। जैसे अब इन्होंने ईवीएम से अपनी नाराजगी भुला दी है, लेकिन आज इन दोनों ही नेताओं ने एक बार फिर से मीडिया पर अपना गुस्सा उतारा है। आप सबसे पहले राहुल गांधी का आज का बयान सुनिए, जिन्होंने आज हमारी सहयोगी मौसमी सिंह को उनके एक सवाल पर बीजेपी की टी शर्ट पहनकर पत्रकारिता करने की एक बात कह दी, जो बहुत चुभने वाली बात थी। पहले आप देखिए कि राहुल गांधी ने आज क्या कहा और क्या यह बयान जरूरी था। राहुल जी, हम लोग ने पहले भी देखा है कि आप लोग ने कई बारी जब सेशन होता है तो सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने होता है, जेपीसी की मांग होती है और सेशन पे सेशन वॉश आउट हो जाते हैं और जनता का पैसा वेस्ट होता है। तो क्या आपको लगता है तो क्या नहीं, मतलब जनता का पैसा के सेशन वॉश आउट। टी शर्ट ले लो ना, मुझे टी शर्ट लेने की जरूरत नहीं है राहुल जी। सवाल आपको पसंद नहीं आए वो अलग बात है, पर आपको किसी के ऊपर इस तरह से उंगली उठाने की जरूरत नहीं है। आप चेक कर लीजिए कि मुझे बीजेपी का बैच पहनने की जरूरत नहीं। आपको भी जयराम साहब ये बोलना चाहिए, गलत बात है। मेरा बस ये सवाल था कि जेपीसी की मांग पे कई बार कामकाज ठप हो जाता है, तो क्या आपको लगता है कोई और भी राह आप लोग सड़क की राह इख्तियार कर सकते हैं, क्योंकि ये आम आदमी का पैसा है। हम जनता को एक रियलिटी बता रहे हैं कि यहाँ पे क्लियरली एक स्कैम हुआ है। यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ने इंडिकेट किया है, यहाँ पे होम मिनिस्टर ने इंडिकेट किया है, यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर ने इंडिकेट किया है। नॉर्मली बीजेपी की ये पोजीशन होती है कि जब भी हम कोई मुद्दा उठाते हैं तो हम पार्लियामेंट का टाइम वेस्ट कर रहे हैं। वही पोजीशन आपने अपनाई है, इसलिए मैंने आपसे कहा कि देखिए आप बीजेपी की पोजीशन ले रही हैं। रियलिटी ये है कि हम जेपीसी करवाएंगे। अब ऑपोजिशन में बहुत ज्यादा ताकत है, बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है और पूरा जो पार्लियामेंट का की सिचुएशन है वो बदल गई। संवाददाता ने सिर्फ इतना पूछा था कि जब पार्लियामेंट नहीं चलती, संसद नहीं चलता है, तो इससे जनता का पैसा बर्बाद होता है। और इसमें राहुल गांधी को लगा कि ये तो बीजेपी का सवाल है और इसीलिए उन्होंने ऐसी एक टिप्पणी कर दी जो उन्हें नहीं करनी चाहिए थी। तो राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहले भी यही होता था, अगर कोई सवाल ऐसा कोई पूछ ले जो उन्हें पसंद ना आए तो पहला आरोप यही लगाते थे कि आप बीजेपी से मिले हुए हैं। अब आप अखिलेश यादव का कल का एक बयान सुनिए, जिसमें वो एक पत्रकार को उसका इलाज करने की बात कह रहे हैं। जरा सुनिए। ये मुद्दों की जीत है, जनता के मुद्दों की जीत है भाई। अब क्यों कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? दूसरा इलाज खाने क्या तुम्हारा, दूसरा इलाज खाने क्या तुम्हारा, दूसरा इलाज खाने क्या तुम्हारा, दूसरा इलाज खाने क्या तुम्हारा हाथ। तो अखिलेश यादव पत्रकारों का अब दूसरा इलाज करना चाहते हैं। इसके आगे मैं कुछ नहीं कहना चाहता, आपको दोनों बातें दिखा दी। जनता बड़ी समझदार होती है, जनता ने इस बार भी बड़ी समझदारी के साथ अपना वोट डाला है। बाकी सब आपके हवाले है, अब आप खुद सोचिए, खुद तय कीजिए, खुद अपनी राय बनाइए। अब हम आपको कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाएंगे जो आज बहुत कुछ बताने की कोशिश कर रही है। ये तस्वीरें 4 जून की रात की हैं, जब सहारनपुर में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार इमरान मसूद की जीत के बाद बड़ी संख्या में उनके समर्थक युवाओं ने सड़क पर बाइक रैली निकालकर हुड़दंग मचा दिया और आरोप है कि इस दौरान नारे भी लगाए गए, जिसके बाद पुलिस ने अब इस मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। लेकिन आप इन तस्वीरों में यह देखिए
कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के नेता इमरान मसूद की जीत के बाद सड़कों पर उतरे ये लोग आखिर क्या बताने की कोशिश कर रहे थे। और इस दौरान सहारनपुर की जो आम जनता थी, जो आम लोग थे, जो सड़क से गुजरना चाहते थे, उन्हें बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा। उनके साथ काफ़ी बदतमीजी भी हुई, लेकिन सभी मजबूर थे और उम्मीद करते हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता को और सहारनपुर की जनता को ये तस्वीरें बहुत पसंद आएंगी। उत्तर प्रदेश में इस बार कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन ने इतना बड़ा उलटफेर किया है कि किसी को भी इन नतीजों पर अभी विश्वास नहीं हो रहा। लेकिन जब आप इन तस्वीरों को देखेंगे, मैं चाहता हूं एक बार फिर से आप देखते चलिए तस्वीरें। इन तस्वीरों को देखने के बाद आप समझ जाएंगे कि वाकई बहुत बड़ा उलटफेर हुआ है। आपको ये बात तो पता होगी ही कि बीजेपी उत्तर प्रदेश में अयोध्या की फैजाबाद सीट पर भी समाजवादी पार्टी से चुनाव हार गई। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कांग्रेस ने इस बार सीता जी की नगरी सीतापुर में भी बीजेपी को चुनाव हरा दिया है। यानी अयोध्या तो है ही, अयोध्या में तो बीजेपी हारी है, लेकिन सीतापुर में भी बीजेपी हार गई। सीतापुर वो सीट है जहां वर्ष 1989 के बाद से कांग्रेस आज तक एक बार भी चुनाव नहीं जीती थी और इस बार भी कांग्रेस के नेता यहां से चुनाव लड़ने से डर रहे थे। कोई चुनाव नहीं लड़ना चाहता था क्योंकि सबको अपनी हार दिख रही थी। सबसे पहले अखिलेश यादव ने अपने 6 बार के विधायक नरेंद्र वर्मा से कहा कि उन्हें सीतापुर सीट से चुनाव लड़ना चाहिए, लेकिन नरेंद्र वर्मा ने कह दिया कि वो किसी और सीट से ही चुनाव लड़ लेंगे, लेकिन यहां से चुनाव लड़ने के लिए उन्हें न भेजा जाए। जब अखिलेश यादव को कोई और मजबूत उम्मीदवार नहीं मिला तो उन्होंने ये सीट कांग्रेस पार्टी के कोटे में दे दी और कांग्रेस को कहा कि आप लड़ लीजिए। और अखिलेश यादव को भी लगा होगा कि यह सीट गई हुई सीट है, इसमें जीतने का कोई सवाल नहीं है। कांग्रेस ने सबसे पहले नकुल दुबे को टिकट दिया, जिन्होंने पैसा न होने का बहाना बनाते हुए यह टिकट कांग्रेस को वापस कर दी क्योंकि वो लड़ना नहीं चाहते थे। इसके बाद कांग्रेस ने राकेश राठौर नाम के एक व्यक्ति को सीतापुर से अपना उम्मीदवार बनाया, जो बीजेपी के पूर्व विधायक रह चुके थे और वर्ष 2022 में कांग्रेस में शामिल हुए थे। ऐसा कहा जाता है कि राकेश राठौर को भी यह बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वो यहां से बीजेपी को हरा देंगे, क्योंकि राम मंदिर के उद्घाटन के बाद सबको यही लगता था कि भगवान राम की अयोध्या नगरी में और सीता जी के सीतापुर में तो बीजेपी हार ही नहीं सकती। लेकिन कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ वोटर्स को जातियों में ऐसा बांटा, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर, क्योंकि उनका गठबंधन था, उन्होंने हिंदुओं को जातियों में ऐसा बांटा, ऐसी सोशल इंजीनियरिंग की कि इस 80% हिंदू आबादी वाली सीतापुर सीट पर भी बीजेपी चुनाव हार गई। और यह हार भी तब हुई जब इस सीट का सीता जी से बड़ा गहरा रिश्ता है और वो तीर्थ यात्रा के लिए यहां पर आई थी। इसके बाद राजा विक्रमादित्य ने इस स्थान को सीतापुर का नाम दिया था, लेकिन राम मंदिर बनने के बाद भी बीजेपी सीतापुर में चुनाव हार गई। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इस सीट पर भी हिंदू वोटर्स जो हैं वो अलग अलग छोटी छोटी जातियों में बंट गए। हमारे देश में जब समाज को हिंदू और मुसलमान के बीच में बांटकर राजनीति की जाती है तो इसकी बड़ी आलोचना होती है। आपने भी देखा होगा, जब भी कभी कोई नेता ऐसा भाषण दे देता है या मीडिया पर भी अक्सर कई बार आरोप लगते हैं कि ये हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, ये हमारे समाज को बांट रहे हैं, उसकी बड़ी आलोचना की जाती है। बड़ा बुरा माना जाता है कि हिंदू और मुसलमानों के बीच में देश को बांट दिया, समाज को बांट दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए, हम भी यही कह रहे हैं, नहीं बांटना चाहिए। और जब होता है ऐसा तो कहा जाता है कि भारत को हिंदू मुसलमान में बांटना देश की धर्मनिरपेक्षता के लिए खतरनाक है, इससे देश कमजोर होता है, समाज कमजोर होता है। लेकिन आज हमारा आपसे सवाल है, जब इसी राजनीति के लिए हिंदुओं को अलग अलग जातियों में बांट दिया जाता है, समाज का पूरी तरीके से विभाजन कर दिया जाता है, विभाजनकारी राजनीति की जाती है, जब जातियों से कहा जाता है कि इस जाति को वोट मत दो, उस जाति को वोट मत दो, और पूरा समाज अलग अलग जातियों में बंट जाता है, तब क्या यह गलत नहीं है? तब क्या यह विभाजन वाली राजनीति नहीं कहलाएगी? और देखिए, हमारे देश के जो नेता हैं बड़ी खूबसूरती से इस विभाजन वाली राजनीति का नाम उन्होंने रखा है सोशल इंजीनियरिंग। देखिए, भाषा और शब्दों का खेल यही तो होता है। आप काम कोई भी करो, कितना भी घटिया से घटिया काम करो, लेकिन अगर आपने उसका एक खूबसूरत शब्द, उसका नाम, आपने टाइटल अगर आपने बड़ा खूबसूरत दे दिया तो वो काम फिर उतना खराब नहीं लगता। इसीलिए एक शब्द आपने हमेशा सुना होगा, सोशल इंजीनियरिंग। जब कोई नेता हमारे समाज को छोटे 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 टुकड़ों में बांट देता है, जब एक जाति को दूसरी जाति के खिलाफ लाकर खड़ा कर देता है,
जब कहता है वोटर से कि आप अपनी जाति के लोगों को वोट दीजिए और दूसरी जाति के लोगों को वोट मत दीजिए, तो यह भी एक विभाजन का तरीका है। लेकिन लोग उसे कहते हैं कि यह बड़ी शानदार सोशल इंजीनियरिंग हुई है। इस बार भी जब ऐसा हुआ है तो लोग कह रहे हैं कि सोशल इंजीनियरिंग इतनी अच्छी की गई कि जिससे वोटों के नतीजे, चुनाव के जो नतीजे हैं वो एकदम पलट गए। तो यहां अगर आप जातियों में बांट दें समाज को तो वो तो सोशल इंजीनियरिंग हो जाता है, और अगर आप हिंदू और मुसलमान में बांटें तो वो बड़ा खतरनाक हो जाता है। हम आज ये कहना चाहते हैं, ना तो हिंदू और मुसलमान के बीच में बांटना सही है और ना ही जातियों को आपस में लड़वा कर वोट लेना सही है, ना ही समाज को अलग अलग जातियों में बांटकर चुनाव लड़ना सही है। इन दोनों पर ही रोक लगनी चाहिए, एक पर नहीं, दोनों पर रोक लगनी चाहिए। एक थी कांग्रेस से कांग्रेस जिंदा है की पूरी कहानी के बारे में बताएंगे। पिछले 10 साल जब लोग 2014 से 2024 के बीच कांग्रेस के बारे में बात करते थे तो कहते थे एक थी कांग्रेस, किसी जमाने में कांग्रेस हुआ करती थी, अब नहीं है। वही कांग्रेस अब इस चुनाव के बाद वापस जिंदा होकर लौट आई है और अब लोग कह रहे हैं कांग्रेस जिंदा है। जिस महाराष्ट्र में कांग्रेस का सिर्फ एक सांसद था, आज उस महाराष्ट्र में 13 सांसदों के साथ कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बन गई। जिस राजस्थान, हरियाणा और गुजरात में यह पार्टी पूरी तरह से साफ हो गई थी, उसका एक भी सांसद नहीं था, इन राज्यों में अब कांग्रेस के कुल 14 सांसद हैं। जिस कर्नाटक में कांग्रेस का सिर्फ एक सांसद था, वहां अब उसके 9 सांसद हैं। जिस उत्तर प्रदेश में पिछली बार राहुल गांधी खुद अमेठी से चुनाव हार गए थे, उस उत्तर प्रदेश में अब कांग्रेस के 6 सांसद हैं और यह लिस्ट और भी लंबी है। तेलंगाना, बिहार, झारखंड, तमिलनाडु, चंडीगढ़, मणिपुर, लक्षद्वीप और नागालैंड में कांग्रेस ने पिछली बार से बेहतर प्रदर्शन किया और कांग्रेस इन राज्यों में अब न सिर्फ जिंदा हो गई बल्कि वो सबसे मजबूत पार्टी भी बन गई। और कांग्रेस का यह शानदार प्रदर्शन 2 बातें बताता है। पहली बात यह कि कांग्रेस का चरित्र भारत के डीएनए में बस चुका है। 10 साल के लिए लोगों को लगा होगा कि ये जो है कांग्रेस खत्म हो गई है, साफ हो गई है, लेकिन कांग्रेस का जो डीएनए था, जो उसका चरित्र था, वो थोड़ा दबा हुआ था लेकिन समाप्त नहीं हुआ था और ये कभी समाप्त हो भी नहीं सकता। बीजेपी ने नारा जरूर दिया था कि हम पूरे देश को कांग्रेस मुक्त भारत बना देंगे, तो कांग्रेस मुक्त भारत नहीं हो पाया और कांग्रेस वापस से जिंदा हो गई। उसका जो डीएनए था, उसका जो चरित्र था, वो थोड़े दिन के लिए दबा हुआ था लेकिन वो वापस आ गया। और जैसा मैंने आपको कहा कि कांग्रेस जो है उसका चरित्र अब भारत के डीएनए में समा चुका है, उसे हटाना इतना जल्दी, इतना आसान नहीं है, ये लोगों ने बता दिया। दूसरा, पिछले 10 वर्षों में ये जो धारणा बन गई थी कि बीजेपी को चुनाव में हराया नहीं जा सकता और कांग्रेस तो बिल्कुल नहीं हरा सकती, उस धारणा को कांग्रेस ने और अखिलेश यादव ने तोड़ दिया और इन नतीजों से पहली बार लोगों को ऐसा लगा कि बीजेपी भी लोकसभा का चुनाव हार सकती है या फिर बीजेपी को भी नीचे लाया जा सकता है। इस बार कांग्रेस का रिवाइवल इसलिए भी हुआ क्योंकि उसने सीधी टक्कर वाली बहुत सारी सीटों पर बीजेपी को हरा दिया। देखिए पहले क्या होता था, 2014 और 2019 में बीजेपी ने हमेशा सीधी टक्कर वाली सीटों में से लगभग 90% सीटों पर कांग्रेस को हराया। जब भी कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधी टक्कर होती थी, बीजेपी बड़ी आसानी से जीत जाती थी, जबकि सिर्फ 10% सीटों पर ही कांग्रेस बीजेपी को हरा पाई थी। लेकिन इस बार 263 सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर हुई, जिनमें से बीजेपी 180 यानी 68% सीटें जीत पाई और कांग्रेस ने 83 यानी 32% सीटें जीतकर इस बार खेल पूरा पलट दिया। और इसी तरह कांग्रेस एक बार फिर से जिंदा होकर वापस खड़ी हो गई। तो बीजेपी क्यों हार रही है, इसका विश्लेषण लगातार आपने देखा होगा कई दिनों से चल रहा है और हम भी नए नए पॉइंट्स आपके सामने लेकर आ रहे हैं। जैसे जैसे एक चुनाव का जो डेटा है हमारे पास आ रहा है, उस डेटा से बहुत सारी बातें समझ में आती हैं कि इस बार लोगों ने इस तरह की वोटिंग क्यों की, क्या कारण हो सकते हैं। तो अब आप ये देखिए कि देश की जीडीपी बनाम परिवार की जीडीपी का वो कौन सा मुद्दा है जिसने बीजेपी को इस बार 250 पार भी होने नहीं दिया। भारत इस समय दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। जीडीपी ग्रोथ रेट के मामले में अमेरिका, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और रशिया जैसे बड़े देश भारत से बहुत पीछे हैं, आसपास भी नहीं है। अखबारों में हम रोज पढ़ते हैं हमारी इकोनॉमी बहुत शानदार तरीके से आगे बढ़ रही है और बढ़ भी रही है, इसमें कोई शक नहीं।
लेकिन एक कड़वी सच्चाई यह है कि देश की जीडीपी से कई बार ग्रामीण इलाकों के गरीब परिवारों की जीडीपी पर कोई असर नहीं पड़ता और लोग देश के जीडीपी ग्रोथ रेट से पहले यह देखते हैं कि उनके अपने परिवारों की आय का ग्रोथ रेट क्या है, उनके परिवार की आय की विकास दर क्या है, उनके परिवार की आमदनी की विकास दर हो रही है या नहीं, बढ़ रही है या नहीं। और उनके लिए फिर देश की अर्थव्यवस्था के आंकड़े कोई ज्यादा मायने नहीं रखते। और इस बात को आप इन आंकड़ों से समझिए। जिस ग्रामीण भारत में लोकसभा की सबसे ज्यादा 343 सीटें हैं, वहां बीजेपी का वोट शेयर इस बार सबसे ज्यादा कम हुआ है, यानी बीजेपी को ग्रामीण भारत से इस बार कम वोट मिले हैं। पिछली बार बीजेपी को ग्रामीण भारत में, जिसे हम असली भारत कहते हैं, 39.5% वोट मिले थे पिछली बार, जो इस बार सिर्फ 35% रह गए और ग्रामीण भारत में बीजेपी का वोट शेयर पिछली बार से 4.5% कम हो गया, जबकि शहरों में बीजेपी का वोट शेयर लगभग 6.5% तक बढ़ गया। शहरी भारत में पिछली बार बीजेपी को 33.6% वोट मिले थे, इस बार 40% पर पहुंच गए। और इसका कारण यह है कि शहरों में लोग देश की अर्थव्यवस्था के आंकड़ों से प्रभावित हो जाते हैं, शहरों में लोग आंतरिक सुरक्षा के बारे में जागरूक होते हैं, शहरों में लोग आतंकवाद जैसे मुद्दों पर जागरूक होते हैं, शहरों में लोग पूरी दुनिया में भारत का जो वर्चस्व बढ़ रहा है ऐसी चीजों से प्रभावित होते हैं, सिक्योरिटी से प्रभावित होते हैं और जो बाकी की जो चीजें होती हैं उनसे प्रभावित होते हैं। लेकिन जो गांव में रहने वाला वोटर है वो देश से पहले सिर्फ अपने परिवार की जीडीपी को देखता है और यही वजह है कि सरकार भी गांवों में मुफ्त राशन, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मुफ्त घर, उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर और दूसरी तमाम लाभकारी योजनाओं को सबसे पहले ग्रामीण भारत में पहुंचाती है और सरकार की योजनाओं के लाभार्थी सबसे ज्यादा गांव में ही होते हैं। तो देखिए, मोदी सरकार ने असल में जो ग्रामीण भारत है उसके लिए योजनाएं तो इतनी सारी लेकर आए, शौचालय बनाए, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर बनाए, सबके बैंक अकाउंट खुलवाए और सड़कें और बहुत सारी उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर, ये सब कुछ दिया। लेकिन ये जो लाभार्थी थे इन्होंने ये सब ले तो लिया लेकिन वापस मोदी को वोट नहीं दिया। अगर इस बार गांव में बीजेपी को वोट नहीं मिले तो इसका कारण यही है कि गांव में लोगों के लिए देश से पहले अपने परिवारों की जीडीपी का मुद्दा बड़ा था। जिस उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, झारखंड, बिहार और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में लोगों की प्रति व्यक्ति आय में सबसे कम वृद्धि दर रही है, उन राज्यों में बीजेपी को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। यानी जहां आय कम है वहां बीजेपी को वोट भी कम है। और इससे पता चलता है कि लोग देश की जीडीपी के बारे में तब सोचकर वोट करते हैं जब उनके खुद के परिवारों की जीडीपी अच्छी होती है। बीजेपी की हार का एक और बड़ा कारण यह भी रहा कि उसने दल बदलू नेताओं पर जो दांव खेला वो दांव फेल हो गया। बीजेपी ने कुल मिलाकर 43 सीटों पर ऐसे उम्मीदवारों को उतारा जो दूसरी पार्टियों से आए थे, लेकिन इन 43 में से 29 नेता चुनाव में हार गए। 29 नेता चुनाव में हार गए। इसके अलावा बीजेपी और एनडीए ने 11 ऐसे नेताओं को चुनाव लड़वाया जिनके खिलाफ ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स की जांच चल रही थी और ये नेता चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस और दूसरे दलों से छोड़कर बीजेपी और एनडीए के सहयोगी दलों में आए थे और इन्हें तुरंत टिकट भी मिल गया। लेकिन इनमें से भी 7 नेता चुनाव हार गए और जो सीटें बीजेपी बड़ी आसानी से जीत सकती थी वहां पर दल बदलू नेताओं पर दांव लगाने से उसे एक बार और बड़ा नुकसान हो गया। अब आप सोचिए, सारी सीटें अगर बीजेपी ने जीत ली होती, अगर उन्होंने यहां ठीक उम्मीदवार लगाया होता तो अब तक बीजेपी अपने दम पर बहुमत हासिल कर चुकी होती। आज उन्हें नायडू और नीतीश कुमार के दरवाजे पर न जाना पड़ता अगर यहां ठीक उम्मीदवार दे दिए होते तो। लेकिन ये उम्मीदवार जो थे, नाम तो बड़े बड़े थे लेकिन ये जीत नहीं पाए। इन नतीजों में बीजेपी के लिए सीख ये है कि उसे किसी भी नेता को टिकट देने से पहले अपने स्थानीय नेताओं, अपनी स्थानीय यूनिट, राज्य की यूनिट और अपने कार्यकर्ताओं से जरूर विचार विमर्श करना चाहिए और उनकी राय के आधार पर फैसला करना चाहिए। बीजेपी के जो कार्यकर्ता जिन नेताओं के खिलाफ 10 साल से नारेबाजी करते आ रहे थे, जिन नेताओं के खिलाफ काम कर रहे थे, आखिरी मिनट पर अगर आप उन्हीं कार्यकर्ताओं को उन नेताओं के पोस्टर लगाने के लिए कह देंगे तो फिर कैसे चलेगा। सूत्रों से ऐसी भी खबरें हैं कि अकेले उत्तर प्रदेश में 26 सीटों पर, हरियाणा में 4 सीटों पर,
कर्नाटक में 14 सीटों पर और यहां तक कि दिल्ली और पश्चिम बंगाल में भी कई उम्मीदवारों के नाम को लेकर बीजेपी के स्थानीय नेताओं में नाराजगी थी, जिससे बीजेपी को आखिर में जाकर नुकसान हुआ। इस बार मोदी सरकार के 19 मंत्री चुनाव हार गए। देखिए, 19 मंत्रियों का चुनाव हार जाना छोटी मोटी बात नहीं है। और उनकी लिस्ट देखिए, और इन 19 मंत्रियों में सबसे बड़ी हार जिस मंत्री की हुई है वो है श्रीमती स्मृति ईरानी जी। सबसे बड़ी हार उन्हीं की हुई है, जो महिला एवं बाल विकास मंत्री थी, जिन्होंने अमेठी में चुनाव लड़ा था। और अमेठी में स्मृति ईरानी जी की हार का अंतर 1,67,000 वोटों का रहा है। और यह हार भी उन्हें किसी बहुत बड़े नेता के हाथों नहीं मिली है। यह हार उन्हें राहुल गांधी से नहीं मिली है। यह हार उन्हें कांग्रेस पार्टी के एक कार्यकर्ता, जो पहली बार चुनाव लड़ रहे थे, जिन्होंने खुद कभी यह नहीं सोचा था कि वो कभी चुनाव लड़ेंगे और सांसद बनेंगे, उन कार्यकर्ता किशोरी लाल शर्मा से उनको इतनी बड़ी हार मिली है। और मोदी सरकार के जो 19 मंत्री हारे हैं, उनमें सबसे बुरी तरह हारने वाली मंत्री हैं श्रीमती स्मृति ईरानी जी। इसके अलावा झारखंड में अर्जुन मुंडा की हार का अंतर 1,49,000 वोटों का रहा और बाकी के जो 17 मंत्रियों की हार का अंतर भी 1 लाख वोटों से कम का रहा। और यह भी पहली बार है जब मोदी सरकार के 19 मंत्री इस तरह से चुनाव में हारे हैं। यह भी पहली बार हुआ है। हालांकि आज यहां आपको यह बात नहीं भूलनी चाहिए कि वर्ष 1984 के बाद से आज तक कांग्रेस पार्टी देश के लोकसभा चुनाव में 232 से ज्यादा सीटें कभी नहीं जीत पाई है। 1984 से लेकर आज तक 40 साल हो चुके। वर्ष 1991 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने सबसे ज्यादा 232 सीटें जीतकर पीवी नरसिम्हा राव के नेतृत्व में 5 वर्षों तक गठबंधन की सरकार चलाई थी। और उस जीत में गांधी परिवार का कोई ऐसा खास योगदान नहीं था। तब तो गांधी परिवार जो है, ना राहुल गांधी इतने बड़े थे और ना ही सोनिया गांधी सक्रिय राजनीति में आई थी। लेकिन आज जब बीजेपी 240 सीटें जीतकर एनडीए की सरकार बना रही है, तो कांग्रेस इसे बीजेपी की हार बता रही है। जबकि सच्चाई यह है कि कांग्रेस ने वर्ष 2004 की यूपीए की पहली सरकार जब बनाई थी, तब कांग्रेस के पास सिर्फ 145 सीट थी। जब पहली बार यूपीए की सरकार बनी 2004 में 145 सीट, और 2009 में यूपीए की दूसरी सरकार जब उन्होंने बनाई तो तब उनकी सीटें थी 206। तो जब कांग्रेस को 206 सीटें मिलती हैं तो वो कहती है कि हमारी विजय हुई है, पूरे देश ने हमें वोट दिया है और जो जनादेश है वो हमारे पक्ष में है। जब 206 सीटें उनको मिल जाती हैं और जब 240 सीटें बीजेपी को मिलती हैं, तो वो कहती हैं, जो कहते हैं कि ये जनादेश बीजेपी के खिलाफ है, ये नरेंद्र मोदी के खिलाफ है, लोग मोदी को नहीं चाहते। तो अगर 206 सीटों में लोग कांग्रेस को चाहते हैं, 200 से नीचे जब आपका आंकड़ा आता है तब कांग्रेस को चाहते हैं, तो फिर 240 पर बीजेपी को क्यों नहीं चाहते? सबसे बड़ी बात यह है कि यूपीए की 10 वर्षों की सरकार के बाद जब कांग्रेस ने वर्ष 2014 का चुनाव लड़ा, यानी 10 साल सरकार चलाने के बाद 2014 का चुनाव जब लड़ा, तब उसकी सीटें 79% कम हो गई, 79% कम हो गई, यानी वो एक तरीके से साफ हो गई। और कांग्रेस पार्टी 206 सीटों से सीधे 44 सीटों पर आ गई 10 साल सरकार चलाने के बाद। जबकि बीजेपी ने 10 वर्षों की सरकार के बाद जब इस बार चुनाव लड़ा तो उसे सिर्फ 21% सीटों का नुकसान हुआ और उसकी सीटें 303 से 240 पर आ गई। तो अब अंतर देख लीजिए, बीजेपी तो आज भी 10 साल सरकार चलाने के बाद 240 पर खड़ी है, लेकिन कांग्रेस 44 पर आ गई थी। और वही कांग्रेस आज जश्न ऐसे मना रही है जैसे उसने पूर्ण बहुमत हासिल कर लिया। इसके अलावा 10 साल सरकार चलाने के बाद बीजेपी का वोट शेयर 2019 के मुकाबले सिर्फ 1.2% कम हुआ है। लेकिन यूपीए की 10 साल सरकार चलाने के बाद कांग्रेस का वोट शेयर 2014 के चुनाव में 9% कम हो गया था। अब हम आपको अपनी उस रिपोर्ट का दूसरा हिस्सा दिखाएंगे जिसमें कांग्रेस और राहुल गांधी से हर महीने खटाखट 8,500 रुपए लेने के लिए कांग्रेस पार्टी के दफ्तरों पर देश की महिलाओं की फटाफट लाइनें लग रही हैं। और आज हमने लखनऊ, चंदौली और इटावा से आपके लिए एक ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की है, जहां महिलाओं को घर घर जाकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने ये गारंटी कार्ड बांटे थे
और उन्हें कहा था कि 4 जून के नतीजों के बाद इन महिलाओं के बैंक खातों में खटाखट पैसे आने शुरू हो जाएंगे। और इसी झांसे में आकर इन महिलाओं ने कांग्रेस को अपना वोट दे दिया और अब ये महिलाएं कह रही हैं कि वोट तो हमने दे दिया, अब हमारा पैसा कहां है। बताइए कि जो कार्ड आपको मिला था या जो आपने किस उसमें मिला था, क्या उसमें पता था आपको कार्ड में? ये कहने लगे चलो कि कांग्रेस जीत जाएगा तो 8,500 रुपए हर महीने मिलेगा। आप लोगों ने ये कार्ड कहाँ से लिया था, कौन देने आया था? कांग्रेस दफ्तर से लेके आए थे। ये बताइए आपको कार्ड मिला था वाला जो गारंटी का? जी मिला था। अच्छा, वो कैसे मिला था आपको, कैसे? जी हम लोग को पता चला था तो हम लोग लेने गए थे। ये बताइए उसमें क्या बताया था, इस कार्ड को जमा करने के बाद क्या मिलेगा? कि आप लोग को जो है साल का मतलब 1 लाख कुछ मतलब देंगे, 8,500 रुपए महीना। जैसे सरकार तो अभी बनी नहीं है तो कैसे फिर मिलेगा, ये नहीं आपने पूछा उनसे? वैसे तो कोशिश चल ही रही है, अगर उनका मतलब हमारा नसीब होगा तो जरूर जीतेंगे। सीमा जी बताइए आपने कार्ड कब लिया था? ये 2-3 तारीख को लिया था। 1 जुलाई को बताया था कि खटाखट। हाँ 1 जुलाई को बताया जी, 1 जुलाई। अच्छा आप बताइए। आएगा खटाखट, कहीं खटाखट पैसा मतलब आने लगेगा 1 जुलाई से। ये देखिए सभी महिलाएं हैं जो जिनको मिला है कार्ड और ये इनके हाथों में भी है और इनको उम्मीद है कि अब जल्दी ही इनके अकाउंट में खटाखट पैसा आएगा और ये सभी अब जमा कर चुकी हैं, आधार कार्ड भी दे चुकी हैं। यहाँ पे एक पर्ची थी, पर्ची यहाँ से ले लिया था उन्होंने, पर्ची यहाँ से जमा कर ली थी, यहाँ पे साइन थी और जी यहाँ से बोले थे इसको संभाल के रखिएगा, मेन ये साइन है। आपने कार्ड जो है कब मिला था और किसने दिया था आपको? मेरे पति ने ला के दिया था हमको। अच्छा, कितना समय हो गया है? वही 10 दिन हो गया। अच्छा, और उसमें क्या बताया था इसको जब कार्ड दिया था? कि इसमें सालाना 1 लाख रुपया मिलेगा, महीने का 8,500 रुपया मिलेगा। जमा करके आई हैं तो क्या बताया ऑफिस में? कि सरकार बनेगी तो मिल जाएगा। आपको ये कार्ड कब मिला था? ये हम खुद गए थे लेने ऑफिस से। अरे यही करीब जो चुनाव से पहले। तो आप लोग लग रहा है पैसा मिलेगा? अब वो तो सरकार के ऊपर है ना, सरकार अगर बन जाएगी तो देगी तो ठीक है, नहीं देगी तो कोई बात ही नहीं। ये कार्ड आप लोगों ने कब लिया था, कब समय कब मतलब कितने दिन पुराना? ये 3 तारीख का है। 3 तारीख का लिया था। 3 तारीख का, 3 की 2 का यही के बीच का है। लड़का। और क्या इन्होंने बताया था जब कार्ड दिया होगा तो कुछ बताया भी होगा ना कि कार्ड हम दे रहे हैं आपको? वो उन्होंने तो ये बताया कि इसमें सारा पता, फोन नंबर, मोबाइल नंबर, पूरा एड्रेस जहाँ रह रहे हो वो लिख के फिर जमा करना है। नहीं तो कुछ मिलेगा कि ऐसे ही बस जमा करना? वो तो सर बताई नहीं कि 8,000 महीना में मिलेगा। अब साल में कितना भी हो जाए तो ऊपर वाले जाने। जब ये हमने लिया था तो ये हुआ था कि जब कांग्रेस जीतेगी तो पैसा मिलेगा, अगर नहीं जीतेगी तो नहीं मिलेगा। इसमें जो जीत जाएगी कांग्रेस तो पैसा आपके मिलेगा। हाँ, हम लोग गरीब आदमी है, जब महंगाई से बहुत परेशान है जा। हाँ, बच्चे लोग ठेला वाला लगाते हैं। आपसे क्या कहा गया था? कहा गया था कि कुछ मिलने के लालच में हम लोग के दिखाया था, हम लोग कहें कि हम आप लोग के दिखा देब हम और दे ले जाए आपको, हम लोग को कुछ मिलेगा। गरीब आदमी है, हम लोग के समझ में क्या आएगा, कुछ नहीं आएगा। कार्ड इलेक्शन के पहले भराया था रामजी मेंबर के यहाँ। तो क्या कह के भरवाया गया था कार्ड? मतलब कांग्रेस जीतेगा तो पेंशन 8,000 रुपया का सुविधा मिलेगा। तो अब तो कांग्रेस जीती नहीं, मतलब सरकार तो बन नहीं रही है, तब फिर क्या होगा? अब नहीं जीता तो क्या बोला जाए, उसके आगे तो कोई बात ही नहीं है। कांग्रेस पार्टी कुछ हद तक जीत चुकी है, बस यही है कि थोड़ा बहुत 19-20 का फर्क रह गया है। कांग्रेस की गारंटी कार्ड में लिखा है, तो कितनी उम्मीद है कि कांग्रेस की सरकार अब बन पाएगी? बनना तो चाहिए, उम्मीद तो है, फिर भी अब कुछ कह नहीं सकते, ये तो सरकार ही, वही हम लोग तो अभी छोटे लोग हैं, आम आदमी हैं, सिर्फ बोल सकते हैं। अभी नहीं मिल पाएगा, अगर उनकी सरकार बनेगी तो जरूर मिलेगा और नहीं बनेगी तो नहीं मिल पाएगा। देखिए, हमारे देश में जब बड़ी बड़ी कंपनियां अपने विज्ञापनों के जरिए अपने प्रोडक्ट्स के बारे में भ्रम फैलाती हैं, आपने देखा होगा बहुत सारी कंपनियां आपको आके ये कहती हैं कि ये क्रीम लगाइए तो आपका रंग साफ हो जाएगा। बहुत सारी कंपनियां ये कहती हैं कि अगर आपने ये प्रोडक्ट अपने बच्चों को पिलाया तो आपके बच्चे जो हैं वो लंबे हो जाएंगे, उनका दिमाग तेज हो जाएगा, और बहुत सारे इस तरह के भ्रम फैलाए जाते हैं विज्ञापनों के जरिए, जबकि उनसे ऐसा कुछ होता नहीं। तो जब अब सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है उसके तहत अगर कोई कंपनी ऐसा भ्रम फैलाती है विज्ञापन में तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
सुप्रीम कोर्ट में भ्रमित करने वाले विज्ञापनों पर आपको हाल ही में पतंजलि और योग गुरु स्वामी रामदेव को भी माफी मांगने के लिए कहा था, क्योंकि उन पर यह आरोप था कि उन्होंने जो दवाइयां बनाई उनमें उन्होंने गलत दावे कर दिए और उन्होंने कहा कि हमारी ये दवाई खाने से कोविड ठीक हो जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने सार्वजनिक रूप से माफी मांगी कि हमने भ्रम फैलाया था। लेकिन सोचिए, क्या इस भ्रम को लेकर हमारे देश में अदालतों और चुनाव आयोग को संज्ञान नहीं लेना चाहिए? जो भ्रम कांग्रेस ने फैलाया है वैसा ही भ्रम फैलाया है। भ्रम फैलाकर किसी को अंधेरे में रखकर धोखे से उसका वोट ले लेना, यह एक बड़ा मुद्दा है। और इस मुद्दे पर आज बीजेपी की तरफ से पीयूष गोयल ने भी सवाल उठाए हैं और कहा है कि कांग्रेस की राज्य सरकारें अब अपने यहां महिलाओं को खटाखट पैसा देना शुरू क्यों नहीं करती। आज हम देख रहे हैं कि कई जगहों पर हमारी बहनें, हमारी महिलाएं कांग्रेस के कार्यालय के बाहर खड़ी हैं। कर्नाटक, तेलंगाना, हिमाचल की सरकारों से पूछ रही हैं कि वो जो 1 लाख रुपए प्रति महिला को देने का वादा राहुल गांधी जी ने किया था, अब वो उसको पूरा करे और जहां जहां पे महिलाएं कांग्रेस से और कांग्रेस की सरकारों से अपना हक और न्याय मांग रही है। तो ये कांग्रेस का गारंटी कार्ड इस वक्त मेरे हाथ में भी है, मैं भी लेकर आया हूं ये देखकर कि भाई देखें कि क्या गारंटी है। तो कांग्रेस गारंटी कार्ड, इसमें लिखा है 1 लाख वेतन हर शिक्षित युवा की पहली नौकरी पक्की, 1 लाख हर साल हर गरीब की महिला को। ये वही महिलाएं हैं जो यही 1 लाख रुपए लेने के लिए आए हैं। 1 लाख रुपए हर साल हर गरीब परिवार की महिला को। कर्ज माफी किसानों के लिए, 400 रुपए प्रतिदिन कम से कम मजदूरी, और ये सारे वायदे उन्होंने किए हैं। और गारंटी, असल में जब आप बाजार में कोई सामान खरीदने के लिए जाते हैं और दुकानदार कहता है कि सामान पर यह गारंटी है, तो फिर उस गारंटी को आप गंभीरता से लेते हैं। और वोटर्स ने शायद इस गारंटी कार्ड को बहुत ज्यादा गंभीरता से ले लिया। आज बीजेपी की नवनिर्वाचित सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत को एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ की एक महिला जवान ने थप्पड़ मार दिया। और यह घटना उस समय हुई जब कंगना बीजेपी के सांसदों की बैठक में शामिल होने के लिए चंडीगढ़ से दिल्ली आ रही थी और इसी दौरान चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर यह घटना हो गई। और इसके बाद थप्पड़ मारने वाली महिला सुरक्षाकर्मी को सस्पेंड कर दिया गया है। हालांकि इस महिला सुरक्षाकर्मी का कहना है कि वो किसान आंदोलन पर कंगना रनौत की टिप्पणी से नाराज थी और इसीलिए उसने ऐसा किया। मेरी माँ बैठी थी उस टाइम जब इसने बयान दिया था। अब देखिए कि कंगना रनौत ने दिल्ली पहुंचने के बाद इस घटना पर क्या कहा। नमस्ते दोस्तों, मुझे बहुत ज़्यादा फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, मीडिया के भी और मेरे शुभचिंतकों के भी। सबसे पहले तो आई एम सेफ, आई एम परफेक्टली फाइन। आज चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे जो हादसा हुआ वो सिक्योरिटी चेक के साथ में हुआ। वहाँ पे मैं सिक्योरिटी चेक करके जैसे ही निकली तो दूसरे कैबिन में जो महिला थी, जो सुरक्षा कर्मचारी थी सीआईएसएफ की, उन्होंने उनके पास या उनको क्रॉस करने का इंतज़ार किया और साइड से आकर जो है मुझे मेरे फेस पे हिट किया और गालियां देने लगी। और जब मैंने उनको पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया तो उन्होंने कहा कि वो फार्मर्स प्रोटेस्ट को जो है वो सपोर्ट करती हैं। और आई एम सेफ, बट माई कंसर्न इज कि जो आतंकवाद और उग्रवाद पंजाब में बढ़ रहा है, हाउ डू वी हैंडल दैट। तो जो उग्रता आज दिखाई गई है, ये चिंतित करने वाली बात है। नेताओं के लिए सबक ये है कि जब भी वो अपना कोई बयान दें तो बहुत सोच समझ कर देना चाहिए। आज इंटरनेट का ज़माना है, लोग लंबे समय तक उन बयानों को याद रखते हैं और लोगों की सहनशीलता भी कम होती जा रही है। और दूसरा, हमारी सुरक्षा एजेंसियों का प्रोटोकॉल और उनकी ट्रेनिंग पर भी ये सवाल उठाती है घटना। और कभी अहंकार ना करें, क्योंकि ऊंची उड़ान भरने वाले पंछियों को भी ये पता होता है कि आसमान में बैठने की जगह नहीं होती।